हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके देखो। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग अभी बुक रीडिंग कर रहे हैं छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन हरिराम पटेल जी की बहुत ही प्रचलित बुक का, जो कि सीजी व्यापम और सीजीपीएससी एवं अन्य छत्तीसगढ़ संबंधी जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। आप सभी के लिए जानकारी के लिए बता दूं कि इस वीडियो से पहले मैं 7 पार्ट लगभग एक एक घंटे के आप सभी के लिए प्रस्तुत कर चुका हूं और यह इस कड़ी का 8वां पार्ट है। पिछले 7 वीडियो की बात करें तो हम लोग देख चुके हैं छत्तीसगढ़ राज्य का परिचय, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथिक्रम, छत्तीसगढ़ में जिला गठन का घटनाक्रम, छत्तीसगढ़ का नामकरण, छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक इकाई, छत्तीसगढ़ के स्पर्शरत जिलों का तुलनात्मक अध्ययन, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा रेखा, छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह एवं राजभाषा आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। इसके अलावा चैप्टर 12 हम लोग देख चुके हैं छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ, छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन एवं भू स्थलाकृति, जिसके अंतर्गत ये सभी हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोग चैप्टर 14 नदी अपवाह तंत्र भी कवर कर चुके हैं। चैप्टर 15 छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात का भी वीडियो बनाया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख बांध परियोजना एनीकट, छत्तीसगढ़ में जलवायु, छत्तीसगढ़ में सिंचाई व्यवस्था भी देख चुके हैं हम लोग, और छत्तीसगढ़ में कृषि, जो पिछला वीडियो हम लोग देख चुके हैं, मत्स्य पालन, कृषि उद्यानिकी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन। आज हम लोग ये कृषि का ही कुछ भाग बच गया था, कृषि विपणन, ये 19.5 चैप्टर ये जो पेज नंबर 152 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो, जो कि होगा इस सीरीज का 8वां वीडियो। यह है पेज नंबर 152, 19.5 कृषि विपणन। इसमें दिया गया है छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी केंद्र रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड का गठन 23/12/2003 को हुआ था। उत्पादित फसलों का भंडारण छत्तीसगढ़ गृह निर्माण निगम रायपुर के अंतर्गत होता है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकारी विपणन संघ मार्कफेड के द्वारा किया जाता है। वहीं छत्तीसगढ़ में मक्का खरीदी की बात करें तो फिर छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा मक्का की खरीदी होती हैं। वहीं लघु वनोपजों की खरीदी छत्तीसगढ़ लघु वनोपज सहकारी संघ ट्राइफेड के द्वारा की जाती हैं। कृषि उपज मंडियों की बात करें तो कृषि मंडी समितियों का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर दिया गया है कृषकों को शोषण से बचाना, समयावधि में उनको उपज का उचित मूल्य दिलाना, विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराना इत्यादि कृषि जो उपज मंडियां हैं उनका प्रमुख उद्देश्य होते हैं। संख्याओं की बात करें तो फिर वर्तमान में कृषि उपज मंडियों की संख्या है 69 यानी 69। उप मंडियों की जो कार्यरत हैं 118 हैं। प्राथमिक कृषक साख समिति 2058 और कृषि उपार्जन केंद्र हैं 2311। नोट दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का उपार्जन किया जाता है। राज्य की अधिकृत उपार्जन एजेंसियों की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकारी विपणन संघ मार्कफेड के द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाती हैं। अब देखते हैं राज्य में फसलों की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं। तो फसलों की प्रमुख किस्में हम लोग देखेंगे तो पहला है गेहूँ। गेहूँ में दिया गया है बिलासा 5005, अरपा 503,
रतन 5010 और शरबती, ये गेहूं की प्रमुख किस्में जो हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं वो हैं। वहीं धान की बात करें तो धान में स्वर्णा, IR 36, IR 64, अन्नदा, दुबराज, विष्णुभोग, बादशाह भोग, जमा फूल, महामाया, बमलेश्वरी, दंतेश्वरी, चंद्रहासिनी, समलेश्वरी, महेश्वरी, पूर्णिमा, क्रांति, जलदुबी, ये सभी हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ की प्रमुख धान की किस्में हैं। इसके अलावा दिया गया है कि प्रदेश में धान के 20,000 से अधिक किस्में पाई जाती हैं। सोयाबीन की बात करें तो फिर दुर्गा, NRC 37 और MACS 58, ये सोयाबीन की प्रमुख किस्में हैं। वहीं कुल्थी की प्रमुख किस्मों की बात करें तो K42 और PDM1, BK1, ये कुल्थी की प्रमुख किस्में हैं। कोदो की प्रमुख किस्मों की बात करें तो फिर GPUK3, KMY20 और IGK3LC, ये कोदो की प्रमुख किस्में हैं। वहीं रागी की प्रमुख किस्मों की बात करें तो HR 374, YL 14 और PES 400, ये रागी के प्रमुख किस्में हैं। अब प्रश्न किस प्रकार से पूर्व में बना था तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धान की एक किस्म नहीं है, इस प्रकार से दिया गया है। तो इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया था क्योंकि ये जितने भी किस्म हैं लगभग सभी धान के किस्म हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ में उत्पादित बिलासा 5005 किसका एक प्रकार है, तो यह गेहूं का एक प्रकार है। आ जाते हैं 19.6 सरकारी वितरण प्रणाली में पारदर्शिता, यह है पॉइंट। अब हम लोग देखेंगे PDS क्या है, तो कंप्यूटरकृत एवं ऑनलाइन व्यवस्था, जिसे PDS कहा जाता है, इसका शुभारंभ 2007 से हुआ है। चावल उत्सव की बात करें तो प्रत्येक माह की 7 तारीख को चावल उत्सव मनाया जाता है, जिसका शुभारंभ सन 2008 से फरवरी 2008 से हुआ है। कॉल सेंटर की बात करें तो दूरभाष क्रमांक 1800-233-3663, ये टोल फ्री हैं जो कि कॉल सेंटर हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का। इसका संचालन जनवरी 2008 से किया जा रहा है। जन भागीदारी वेबसाइट की बात करें तो फिर ये दिया है खाद्य.cg.nic.in, ये हैं जन भागीदारी का वेबसाइट। अवार्ड की बात करें तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकृत हेतु अवार्ड मिला है प्रधानमंत्री पुरस्कार, इंडिया अवार्ड, नेशनल गवर्नेंस अवार्ड, मंथन अवार्ड 2008 में, CSI गवर्नेंस अवार्ड साथ ही CSI नीलैंड गवर्नेंस अवार्ड, ये सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अवार्ड मिल चुके हैं। अब देख लेते हैं सार्वभौम PDS योजना अंतर्गत खाद्यान्न की पात्रता एवं दर। तो दिया गया है परिवार का प्रकार, इधर हैं खाद्य प्रकार, मासिक पात्रता और उपभोक्ता दर। तो परिवार का प्रकार है अंत्योदय, जिन्हें खाद्य की बात करें तो फिर चावल दिया जाता है 35 किलोग्राम प्रति माह, जो कि हैं ₹1 किलो के हिसाब से। चना की बात करें तो फिर 2 किलोग्राम प्रति परिवार अनुसूचित एवं माडा क्षेत्र के जो परिवार हैं उनको दिया जाता है, जो कि ₹5 प्रति किलोग्राम के हिसाब से होता है। रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलोग्राम प्रति परिवार और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किलोग्राम प्रति परिवार दिया जाता है, जो कि निःशुल्क होता है। अब प्राथमिक परिवार की बात करें तो फिर चावल दिया जाता है, जो कि एक सदस्य वाले राशन कार्ड के लिए 10 किलोग्राम प्रति माह, 2 सदस्य वाले राशन कार्ड के लिए 20 किलोग्राम प्रति माह और 3 से 5 सदस्य वाले राशन कार्ड के लिए 35 किलोग्राम प्रति माह के हिसाब से दिया जाता है। जबकि 5 से अधिक सदस्य वाले राशन कार्ड के लिए प्रति सदस्य 7 किलोग्राम प्रति माह
के हिसाब से चावल का वितरण किया जाता है और इसका कीमत होता है 1 रुपये प्रति किलोग्राम। बात करें चना की, तो चना 2 किलोग्राम प्रति परिवार अनुसूचित एवं मांडा क्षेत्र के परिवार को दिया जाता है, जो कि 5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से दिया जाता है। वहीं रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलोग्राम प्रति परिवार, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किलोग्राम प्रति परिवार दिया जाता है, जो कि निःशुल्क होता है। अच्छा, एक चीज़ आपको बतानी है कि ये जो दिया गया है डाटा जो बुक में छपा है वो मैं रीडिंग कर रहा हूँ। वर्तमान में आंकड़े बहुत कुछ बदल चुके हैं, जिससे आप अपने नज़दीकी जो वितरण केंद्र है उनसे या फिर जो उपभोक्तागण हैं उनसे आप संपर्क करके अधिक जानकारी लेने का प्रयास करिएगा, क्योंकि पूर्व में जिस समय यह बुक छपी थी उस समय दूसरा सरकार था और अभी का सरकार बदल चुका है, तो इसको आप ध्यान में रखते हुए इसे अध्ययन करिएगा। अगला है अन्नपूर्णा परिवार, जिसमें चावल दिया जाता है 10 किलोग्राम और 25 किलोग्राम। तो 10 किलोग्राम जिनको दिया जाता है तो वो होता है निःशुल्क, और 25 किलोग्राम जिनको दिया जाता है चावल अन्नपूर्णा परिवार में, उन्हें 1 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से शुल्क लगता है। वहीं चना की बात करें तो 2 किलोग्राम प्रति परिवार अनुसूचित एवं मांडा क्षेत्र के लिए हैं, जिन्हें 5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से जो है भुगतान करना होता है। जबकि रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक की बात करें तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलोग्राम प्रति परिवार और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलोग्राम और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किलोग्राम प्रति परिवार के हिसाब से दिया जाता है, जो कि निःशुल्क होता है। बात करें अगर एकल निराश्रित परिवार की, तो चावल दिया जाता है 10 किलोग्राम प्रति माह निःशुल्क। निःशक्त जन को चावल दिया जाता है 10 किलोग्राम प्रति माह, वो भी निःशुल्क। और सामान्य परिवारों की बात करें तो चावल देख लेते हैं। एक सदस्य वाले राशन कार्ड के लिए 10 किलोग्राम प्रति माह, जिन्हें 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से भुगतान करना होता है परिवारों को। 2 सदस्य वाले राशन कार्ड के लिए 20 किलोग्राम प्रति माह और 3 से 5 सदस्य वाले राशन कार्ड के लिए 35 किलोग्राम प्रति माह की दर से चावल प्रदान किया जाता है, और सभी को 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से उन सामान्य परिवारों को भुगतान करना होता है। कुछ प्रमुख बिंदुएं यहाँ पर देख लेते हैं। नवंबर 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक राशन कार्ड प्राथमिकता कार्ड का है। वहीं दिया है कि राज्य के 9 माडा का फुल फॉर्म है मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस क्षेत्र हैं माडा, 9 माडा क्षेत्र हैं, जिसमें गोपालपुर रायगढ़ का, सारंगगढ़ और नचनिया राजनांदगांव का, बलौदा बाज़ार हैं, और रुजगा जांजगीर चांपा का, कवर्धा 7वां है, महासमुंद 8वां। महासमुंद को 2 भागों में दिया गया है, महासमुंद 1 और महासमुंद 2, और 9वां दिया है गंगरेल। ये जो 9 हैं माडा क्षेत्र हैं, जिसमें दिया गया है कि चने की पात्रता राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों एवं माडा क्षेत्रों में निवास करने वाले समस्त अंत्योदय तथा प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवारों को है। उपरोक्त सामग्री के अतिरिक्त अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को प्रति राशन कार्ड 17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 1 किलोग्राम शक्कर की पात्रता होती हैं। बस्तर संभाग के जिलों में अंत्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित एवं निःशक्त जन राशन कार्ड धारियों को प्रति माह 2 किलोग्राम गुड़ 17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रदाय किया जा रहा है। अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवार वाले राशन कार्ड धारियों को केरोसिन की भी पात्रता है। आगे देखते हैं। नवंबर 2021 की स्थिति में राज्य में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या 13,244 है, जिसमें सर्वाधिक एवं न्यूनतम दुकानों की संख्या क्रमशः राजनांदगांव एवं नारायणपुर में है। अर्थात सबसे ज़्यादा दुकानें हैं राजनांदगांव में और सबसे न्यूनतम है नारायणपुर में।
कुपोषण को दूर करने के लिए नवंबर 2020 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कोंडागांव जिले में फोर्टिफाइड चावल वितरण की योजना जो है लागू की गई है। अब दिया गया है कि मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना की शुरुआत हुई 1 अप्रैल 2007 से। मुख्यमंत्री अन्न सहायता योजना की शुरुआत हुई 2017 से। वहीं श्रमिकों को दोपहर का मुफ्त भोजन उपलब्ध कराना, जो कि मुख्यमंत्री अन्न सहायता योजना के अंतर्गत हैं। और सार्वभौम पीडीएस की बात करें तो फिर इसकी शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 2019 से, जिसके कुल हितग्राही 98%, जो कि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है। कुल राशन कार्ड की बात करें तो फिर 68.92 लाख कुल राशन कार्ड हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हैं। प्रदेश में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 से लागू किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। राज्य पशुधन एवं विकास अभिकरण जून 2021 में स्थापित हुआ है। लाभांडी रिसर्च फार्म रायपुर की बात करें तो इसकी स्थापना 1903 में। स्थान लाभांडी रायपुर में। विशेष है प्रदेश का सबसे पुराना कृषि अनुसंधान केंद्र है। छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य संघ की स्थापना हुई 1996 में। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित रायपुर की स्थापना हुई 1983 में। राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना हुई है 1982 में। अब 19.7 चैप्टर पेज नंबर 155 पहुंच चुके हैं। कृषि विभाग से संबंधित हम लोग योजनाएं देखेंगे। तो निश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना है। इसका उद्देश्य है सिंचाई जल के बेहतर उपयोग व नकदी फसलों को बढ़ावा देने हेतु। इसमें शामिल योजनाएं हैं शाकंभरी योजना, किसान समृद्धि योजना, लघु सिंचाई नलकूप योजना, लघुत्तम सिंचाई तालाब योजना, हरित क्रांति विस्तार योजना अंतर्गत निर्मित तालाब एवं चेक डैम, राष्ट्रीय कृषि योजना अंतर्गत चेक डैम और टारगेटिंग राइस फेलो एरिया अंतर्गत चेक डैम। अगला है सूक्ष्म सिंचाई योजना। तो सूक्ष्म सिंचाई योजना जिसका प्रारंभ हुआ 2013-14 में। लागू जिले हैं, समस्त जिलों में यह लागू हैं। उद्देश्य है प्रदेश के लघु सीमांत एवं अन्य कृषकों को सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर फव्वारा प्रदान करना, ताकि कम पानी का उपयोग कर अधिक क्षेत्र की सिंचाई किया जा सके। अनुदान की बात करें तो फिर दिया गया है लघु सीमांत किसानों को 70% की छूट मिलती है। इसमें केंद्र जो है 33% का योगदान देता है और राज्य 37% का योगदान देता है। वहीं अन्य कृषकों की बात करें तो सूक्ष्म सिंचाई योजना में अन्य कृषकों को 50% की छूट मिलती है, जिसमें 27% केंद्र देता है और 23% राज्य की सरकार देती हैं। अब देखते हैं सूक्ष्म सिंचाई एवं सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना 2021-22। इसका उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न नदियों नालों पर उपलब्ध जल का समुचित उपयोग किया जाना है, जो कि प्रस्तावित हैं कुल 133 जो है सिंचाई योजना नदी नाले इसके तहत प्रस्तावित है। और सूक्ष्म योजना है 79 और सौर सूक्ष्म योजना इसमें 53 है। कुल मिलाकर हो जाते हैं 132, जबकि अनुमोदित किया गया है 33 अनुमोदित है। कुल 33 नदी नालों को इसके अंतर्गत और अनुमोदित किया गया है, जिसमें सूक्ष्म है 14 और सौर सूक्ष्म योजना 19 इसमें शामिल होंगे। विशेष दिया गया है कि अनुमोदित 33 योजनाओं से प्रदेश में 10,587 हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। अगला है शाकंभरी योजना, जिसकी शुरुआत हुई 2005 में वित्तीय वर्ष 2005-06 के अंतर्गत, जिसका उद्देश्य है सिंचाई संसाधनों का विकास करना। लक्ष्य हैं छोटे एवं सीमांत कृषकों के लाभार्थ सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण एवं पंप प्रदाय, निजी स्रोतों से सिंचाई में वृद्धि करना, साथ ही साथ सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करना भी इसका उद्देश्य है। प्रावधान की बात करें
तो लघु एवं सीमांत कृषकों को 5 HP तक विद्युत सबमर्सिबल पंप, डीजल पंप एवं पेट्रोल पंप क्रय करने हेतु 75% की छूट, अधिकतम 16,875 रुपये की छूट इसके अंतर्गत शाकंभरी योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। और कुआं निर्माण पर 50%, अधिकतम 22,500 रुपये की अनुदान राशि का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। अगला है सूरज धारा योजना। तो सूरज धारा योजना का मुख्य उद्देश्य है बीज अदला बदली करना। इसका प्रावधान कृषकों को अलाभकारी बीजों के बदले लाभकारी फसलों के उन्नत बीज प्रदान करना इस योजना का, जो सूरज धारा योजना है, उसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसकी शुभारंभ खरीफ वर्ष 2016-17 से हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य है किसानों को जोखिम से बचाव। किसान समृद्धि योजना, इसकी शुरुआत हुई 2002 में। उद्देश्य है वृष्टि छाया जिलों में अकाल की स्थिति के निवारण हेतु नलकूप खनन एवं पंप प्रदाय करना। इसका पूर्ण नाम था इंदिरा खेत गंगा योजना, जिसे बदलकर अब किसान समृद्धि योजना कर दिया गया है। सौर सुजला योजना देखते हैं तो इसकी शुभारंभ हुई 1 नवंबर 2016 को राजनांदगांव से। इसका उद्देश्य है रियायती दर पर किसानों को सौर सिंचाई पंप प्रदाय कर उन्हें सशक्त बनाना। किसके द्वारा यह सौर सुजला योजना चलाया जाता है? तो फिर क्रेडा के द्वारा, छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण क्रेडा। लाभार्थियों का चयन राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा किया जाता है। योजना में शामिल हैं बोरवेल एवं पंप। लक्ष्य की बात करें तो फिर इस योजना का लक्ष्य 31 मार्च 2019 तक संपूर्ण वितरण, जितना भी उनका योजना है लक्ष्य है, उसे संपूर्ण वितरित किया जाना है 2019 तक, जो कि अब निकल चुका है। प्रावधान की बात करें तो फिर मोटर क्षमता 3 HP, जिसका बाजार कीमत 3.5 लाख रुपए होता है, जिसमें 3 HP का जो मोटर पंप है जिसकी बाजार कीमत है 3.5 लाख रुपए, वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, परिवार हैं, उनको 7,000 रुपये में प्रदान किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के जो कृषक हैं उन्हें 12,000 रुपये में, और सामान्य वर्ग के कृषकों को 18,000 रुपये में 3 HP के मोटर पंप जो है प्रदान किया जाएगा। वहीं 5 HP के मोटर पंप की बात करें तो फिर 4.5 लाख रुपए उसका बाजार कीमत है, जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कृषकों को 10,000 रुपये में, अन्य पिछड़ा वर्ग के कृषकों को 15,000 में और सामान्य वर्ग को 20,000 रुपये में प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करें, जो कि केंद्र के द्वारा प्रवर्तित योजना है। इसका उद्देश्य कम पानी से अधिकाधिक सिंचाई क्षेत्र में सिंचाई करना है। प्रावधान है लघु एवं सीमांत वर्ग के कृषकों के लिए 55% एवं बड़े कृषकों को 45% अनुदान देय होगा। शेष राशि की व्यवस्था हितग्राही स्वयं के साधन से अथवा बैंक ऋण से करेगा। इस योजना में केंद्र व राज्य का अंशदान 70:30 होता है। प्रमुख घटक दिए गए हैं, इसके 3 प्रमुख घटक। PMKSY पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन। इसके अलावा दूसरा दिया गया है PMKSHY पर ड्रॉप मोर क्रॉप अदर इंटरवेंशन एंड IWMP। तीसरा दिया गया है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट रेड एंड नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर MNSA के घटक। अगला योजना है बैंक बीज योजना, जिसका प्रारंभ हुआ 2007-8 में। इसका उद्देश्य कृषकों के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। किसान मितान योजना की बात करें तो इसका उद्देश्य किसानों को परामर्श प्रदान करना है, किसानों को आत्महत्या से रोकना है, किसानों की समस्या का हल प्रदान करना है किसान मितान योजना का। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की बात करें तो शुरुआत हुई 2007-8 में, जिसका प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो कृषि एवं संबद्ध योजनाओं के नियोजन एवं निष्पादन की प्रक्रिया में शिथिलता एवं स्वायत्तता प्रदान करना है।
ताकि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। प्रावधान की बात करें तो फिर 2 उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रायगढ़ और राजनांदगांव में स्थापित किया गया है। रायपुर में 1 कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करना है इस योजना का प्रावधान, और 26 नवीन स्थायी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला भी स्थापित करना है। बायोपेस्टिसाइड गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रायपुर में निर्मित करना है इसका प्रावधान, और दिया गया है। नवीन बीज पर्यवेक्षण प्रयोगशाला बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में 3 नवीन बीज परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करना। छठा दिया गया है पौध संरक्षण गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रायपुर में निर्मित करना। 7वां दिया गया है बीज गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रायपुर में निर्मित करना। 8वां राजनांदगांव एवं रायपुर में पौध परीक्षण औषधि एवं गुण नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित करना जो है इस योजना का उद्देश्य है। अगला है कृषक जीवन ज्योति योजना, जिसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 2009 को हुआ था। उद्देश्य राज्य शासन द्वारा कृषकों को वित्तीय सहाय जो राहत है प्रदान करने हेतु इस योजना कृषक जीवन ज्योति योजना जो है उसे लाया गया है। इसमें प्रावधान है 3 HP तक कृषि पंप के बिजली बिल में 6000 यूनिट प्रति वर्ष की छूट दी जाएगी। 3 से 5 HP के कृषि पंप के बिजली बिल में 7500 यूनिट प्रति वर्ष की छूट प्रदान जो है की जा रही हैं। अगस्त 2018 से 5 HP तक सिंचाई पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु साथ ही फ्लैट दर पर विकल्प भी दिया गया है। इस विकल्प को चुनने पर मात्र 200 रुपये प्रति माह प्रति अश्वशक्ति की दर से बिजली भुगतान जो है करना होगा। अगला है कृषि यांत्रिकीकरण पर सब मिशन योजना, इसकी देख लेते हैं। इसकी शुरुआत हुई 2014-15 में। इसका उद्देश्य है कि विभिन्न कृषि कार्यों को सुगमतापूर्वक एवं उचित समय पर पूर्ण कर उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कृषि यांत्रिकीकरण एवं पर जो सबमिशन योजना है वो लाया गया है। और उद्देश्य है इसका प्रदेश के लघु सीमांत कृषकों को किराए पर उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना जो है संचालित की जा रही है। प्रावधान होगा इस योजना का। इस योजना के तहत कृषि यंत्र सेवा केंद्र स्थापना हेतु 10 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता दी जाती हैं। अब तक 2805 कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की स्थापना की जा चुकी हैं। किसान कॉल सेंटर की बात करें तो फिर टोल फ्री नंबर है 1551 1551। यह किसान टोल फ्री का नंबर। उद्देश्य है कृषि विभाग द्वारा किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु यह योजना प्रारंभ की गई है। अगला देख लेते हैं किसान शॉपिंग मॉल जो है राजनांदगांव मंडी में कृषकों तथा मंडी कृत्य कार्यों की सुविधा हेतु किसान शॉपिंग मॉल का निर्माण वर्ष 2010 में 2.29 करोड़ की लागत से कराया गया है। शॉपिंग मॉल में कृषि खाद, बीज, पेस्टिसाइड, कृषि उपकरण, ट्रैक्टर पार्ट्स, छड़, सीमेंट, कपड़ा, ज्वेलरी, मनोरंजन हेतु मल्टीप्लेक्स, टॉकीज, रेस्टोरेंट तथा गार्डन का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री अन्न सहायता योजना की बात करें तो इसका शुभारंभ हुआ 2017 में। इसका उद्देश्य है श्रमिकों को जो है दोपहर का भोजन मुफ्त में कराना। ग्रामोत्थान योजना की बात करें तो फिर प्रारंभ हुआ 2006-07 में। इसका उद्देश्य राज्य में पशु नस्ल सुधार द्वारा कृषकों की आमदनी में वृद्धि करने तथा कृषि कार्यों के लिए उन्नत नस्ल के सक्षम व ताकतवर पशुओं का विकास करना जो है ये ग्रामोत्थान योजना का उद्देश्य है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिया गया है कृत्रिम गर्भाधान और बधियाकरण आदि शामिल होते हैं। अगला जो है नीली क्रांति योजना, इसके अंतर्गत मत्स्य पालन से संबंधित यह है। इसमें अनुदान है राज्य में मत्स्य पालन विकास एवं प्रबंधन का कार्यक्रमों के अंतर्गत मत्स्य पालन से जुड़े
वाले हितग्राहियों को अनुदान प्रदान किया जाता है। इसमें सामान्य हितग्राहियों को 40% का अनुदान दिया जाता है, जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितग्राहियों को 60% अनुदान प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि बाजार देख लेते हैं। ई नैम नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, इसकी प्रारंभ हुई 14 अप्रैल 2016 को। इसका उद्देश्य कृषि उपज की खरीदी बिक्री में बिचौलियों का हस्तक्षेप जो है कम करना। प्रावधान होगा इसके अंतर्गत। इसके तहत छत्तीसगढ़ के 14 कृषि उपज मंडियों को चिन्हित किया गया है। इसमें देखते हैं कौन कौन से उपज मंडी शामिल हैं। प्रथम चरण में राजनांदगांव, कवर्धा, कुरुद, नवापारा और भाटापारा ये मंडियां शामिल होंगी। द्वितीय चरण में रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर और जगदलपुर शामिल होंगी। जबकि तृतीय चरण में राजिम, बालोद, मुंगेली और रायगढ़ जो है ये 14 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नैम योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की बात करें तो शुभारंभ हुआ 19 फरवरी 2015 को। नाम परिवर्तन किया गया भूमि पोषण अभियान BPA 2021-22 में। उद्देश्य की बात करें तो फिर मिट्टी की गुणवत्ता का अध्ययन कर अच्छी फसल प्राप्त करने में किसानों की सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। विशेष है किसानों को मात्र 2 रुपये में मिट्टी परीक्षण की सुविधा इसके तहत उपलब्ध की जाती हैं। वर्ष 2021-22 में राज्य के 3104 गांवों का चयन कर इस योजना का क्रियान्वयन जो है किया जा रहा है। आदर्श मंडी की बात करें तो 5 मंडियों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें धमतरी, कुरुद, राजनांदगांव, कवर्धा और मुंगेली इन्हें आदर्श मंडियों के रूप में जाना जाता है। मधुर गुड़ योजना देखते हैं तो इसकी शुरुआत हुई 16 जनवरी 2020 को। स्थान जगदलपुर, बस्तर में। प्रत्येक गरीब परिवार को 17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 2 किलोग्राम प्रति माह गुड़ प्रदान किया जाता है। नोट हैं छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग ही इस योजना के अंतर्गत जो है शामिल किया गया है। अब देख लेते हैं सुराजी ग्राम योजना। सुराजी ग्राम योजना जिसकी शुरुआत हुई 1 जनवरी 2019 को। इसका स्लोगन है छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा, गरवा, घुरवा और बारी, एला बचाना है संगवारी, जिसे लेकर आए थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। इसका उद्देश्य है इसका पहला उद्देश्य है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के परंपरागत संसाधनों को संरक्षित तथा पुनर्जीवित करते हुए गांवों को राज्य के अर्थव्यवस्था के केंद्र में लाना। दूसरा उद्देश्य था पर्यावरण में सुधार करते हुए किसानों तथा ग्रामीणों के व्यक्तिगत आय में वृद्धि करना। तीसरा उद्देश्य है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना। ये थे ग्राम सुराजी योजना, जिसके अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं 4 घटक हैं, नरवा, गरवा, घुरवा और बारी। ये क्या होता है इसे हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। इसका नरवा इसका प्रारंभ हुआ 1 जनवरी 2019 को, जिसका मतलब है ग्रामीण अंचलों के बरसाती नालों से हैं। उन बरसाती नालों को ही नरवा कहा जाता है छत्तीसगढ़ी भाषा में। इसका उद्देश्य दिया गया है 4 उद्देश्य। पहला है नरवा को संरक्षण माध्यम से कृषि व कृषि संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना। दूसरा जल स्रोतों का संरक्षण एवं उनको पुनर्जीवित करना। तीसरा भूगर्भिक जल में वृद्धि हो एवं गर्मी के दिनों में भी नालों में जल की उपलब्धता बनी रहे। चौथा सतही जल बहकर अन्यत्र न जाए एवं सतही जल का स्तर बना रहे। ऐसा जो नरवा है उस योजना का उद्देश्य है। योजना की उपलब्धि की बात करें तो राज्य में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 28,248 नरवा उपचार हेतु चिन्हांकित किए गए हैं। अगला देखते हैं गरवा। इसका प्रारंभ हुआ 1 जनवरी 2019 को। इसका आशय है पशुधन से। उद्देश्य है गांव में गौठान का निर्माण करना। गौठानों में डे शेल्टर के रूप में पशुओं के लिए निःशुल्क चारे एवं पानी का प्रबंध सुनिश्चित करना जो है इसका उद्देश्य है। उपलब्धि की बात करें तो गौठानों में गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपया किलो की दर से क्रय गोबर से जैविक खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट एवं सुपर
कंपोस्ट बनाए जा रहे हैं। इसके तहत दिए क्षमा कीजिएगा, दिए अर्थात दीपक और मूर्तियाँ, गमला, हस्तकला के बेहतरीन नमूने बनाए जा रहे हैं, अर्थात ये गोबर का उपयोग करके बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा हस्तशिल्प प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों के भी शहरों व महानगरों में बेचे जा रहे हैं। राज्य में 5 मई 2022 तक ग्राम पंचायतों में 10,624 गौठानों की निर्माण की स्वीकृति दी गई हैं। तो जैसा कि आपको बता चुका हूं कि ये 2022 में जो आंकड़े थे, जो बुक छपा था, उसके अनुसार मैं बता रहा हूं। वर्तमान में आप रिलेट करके जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसे रखिएगा, और जो योजनाएं ये सब जो बंद हो चुकी हैं उसे आप ग्रहण ना करें, बाकी जानकारी में रखिएगा। पूर्व योजनाओं के बारे में भी पूछा जा सकता है। अगला है घुरवा। इसका प्रारंभ हुआ जनवरी 2019 में। इसका आशय है उर्वरक अर्थात खाद, जो जैविक खाद होता है, गोबर से बनाया जाता है। उसके निर्माण स्थल, जिस गड्ढे में गोबर को जो है डाल के खाद बनाया जाता है, उसको घुरवा कहा जाता है। इसका उद्देश्य दिया गया है, पहला कृषि तथा जैविक अपशिष्टों से जैविक खाद का निर्माण करना, दूसरा रासायनिक खाद के उपयोग में कमी लाना, तीसरा भूमि की उर्वरता में वृद्धि करना, और चौथा दिया गया है कृषि उत्पादकता तथा कृषि आय में वृद्धि करना। इसकी उपलब्धि दी गई है गोबर खरीदी कर स्व सहायता समूहों के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट एवं सुपर कंपोस्ट बनाया जा रहा है। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट 10 रुपये प्रति किलो की दर से विक्रय किया जा रहा है, और सुपर फास्फेट जो है 6 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से जो है बेचा जा रहा है। अब देख लेते हैं बारी। इसकी शुरुआत भी 1 जनवरी 2019 की हुई। इसका आशय है घर से लगा एक बगीचा। इसका उद्देश्य दिया गया है पारंपरिक घरेलू बाड़ियों में सब्जियों तथा फल फूल के उत्पादन को बढ़ावा देना, उत्पादकता को बढ़ावा देकर गांव में जो है पोषक आहारों की उपलब्धता कराना। इसके अलावा घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ व्यावसायिक स्तर पर भी फल फूल तथा सब्जियों का उत्पादन करना, और अन्य उद्देश्य हैं इसके माध्यम से ग्रामीणों के अतिरिक्त आय को भी जो है बढ़ाना है। उपलब्धियों की बात कर लेते हैं। जो बारी हैं, राज्य के 146 विकास खंडों की ग्राम पंचायतों के अंतर्गत ग्रामीणों एवं किसानों के यहाँ 1 लाख से अधिक बाड़ियों का विकास जो है किया गया है। महिला समूहों को सामुदायिक बारी से लगभग 8 करोड़ रुपए से अधिक की आय की प्राप्ति हो चुकी है। अब देख लेते हैं जैविक खेती योजना। तो दिया है कि राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2014 से राज्य पोषित जैविक खेती मिशन एवं वर्ष 2016 से केंद्र परिवर्तित कृषि विकास योजना जो है संचालित हैं, जिसके अंतर्गत 2020-21 में कुल 57,290 एकड़ क्षेत्र में जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश के 5 जिलों को पूर्ण जैविक जिला घोषित किया गया है, जो इस प्रकार हैं: गरियाबंद, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर। नोट दिया गया है शेष 22 जिले के 27 जिलों के अनुसार, जो 27 जिलों के अनुसार दिया गया है कि जो शेष 22 जिले हैं, 5 जिले तो जैविक जिले घोषित कर दिए गए, और 22 जिले जो हैं उसके एक एक विकास खंड को पूर्ण जैविक विकास खंड के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। अब प्रदेश के प्रमुख जो जैविक फसलें हैं उन्हें देख लेते हैं। तो धान, जो कि सुगंधित किस्मों के बारे में है, तो इसमें आ जाते हैं प्रमुख किस्म बासमती, बादशाह भोग, दुबराज, जवां फूल, पूसा, सुगंध, जीरा फूल, तुलसी मंजरी। इसके अंतर्गत काली कमोद, काली गिलास, तिल कस्तूरी जिसे ग्रीन राइस कहा जाता है, लोकटी माछी और मोतीचूर इत्यादि जो है धान की सुगंधित किस्में हैं। अन्य धानों की बात करें, अन्य धान्य वर्गीय फसलें हैं कोदो, कुटकी, रागी,
सावा और कोसरा। दलहन तिलहन की बात करें तो फिर अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी और तिल जो कि प्रमुख दलहन तिलहन फसलें हैं। राज्य में जैविक खेती प्रमाणीकरण। राज्य में पीजीएस इंडिया के माध्यम से जैविक फसलों का प्रमाणीकरण हेतु 60 क्षेत्रीय परिषद आरसी पंजीकृत हैं। राज्य में जैविक ब्रांड की बात करें तो फिर राज्य के विभिन्न जिलों में जैविक उत्पादों का ब्रांडिंग कर विपणन कार्य किया जा रहा है, जिसमें चांगो राइस जिला बलरामपुर, बांसाझाल राइस महामाया ये जिला सरगुजा के प्रमुख किस्में हैं, ये जो ब्रांड हैं। और मैकल्स नेचर ये कबीरधाम जिले का ब्रांड है। इसके अलावा प्रमुख जैविक ब्रांड देख लेते हैं। आगर जैव उत्पाद ये जिला मुंगेली का ब्रांड है। आरुग जैविक जिला राजनांदगांव का ब्रांड है। रुद्र ऑर्गेनिक जिला धमतरी का जो जैविक ब्रांड है। पंचतत्व जिला कोंडागांव का जैविक ब्रांड है। आदिम ब्रांड पंचतत्व ये दोनों जो हैं दंतेवाड़ा जिले के जैविक ब्रांड हैं। बस्तर नेचुरल जिला बस्तर का जैविक ब्रांड है। केलो ब्रांड रायगढ़ का जैविक ब्रांड है। शिवनाथ ऑर्गेनिक्स जिला दुर्ग का जैविक ब्रांड है। रायपुर ऑर्गेनिक्स जिला रायपुर का जो कि जैविक ब्रांड है। बालोद ऑर्गेनिक्स जिला बालोद का और जसपुर एग्रोफेस जिला जसपुर का जैविक ब्रांड है। अब देखते हैं गोधन न्याय योजना। इसकी शुरुआत हुई 20 जुलाई 2020 को हरेली त्यौहार के दिन, जो कि स्थान है बिहार गौठान जिला रायपुर। इसके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो फिर गोधन न्याय योजना का प्रतीक चिन्ह ये यहाँ पर ये जो है दिया गया है। उद्देश्य हैं भूमि की उर्वरता में सुधार, भू-द्विफसली क्षेत्रों का विस्तार, पशुपालकों की आय में वृद्धि करना, स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, विष रहित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता एवं सुपोषण को बढ़ावा देना, पशुधन की खुली चराई पर रोक लगाकर खरीफ और रबी फसल की सुरक्षा करना, जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देकर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाना, जो कि गोधन न्याय योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं। इसके अंतर्गत गोबर खरीदी का मूल्य जो है 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से जो है अर्ध ठोस गोबर को खरीदा जाता है। इसमें शामिल घटकों की बात करें तो फिर जैविक शामिल घटक दिया गया है। पहला है जैविक खाद एवं कंपोस्ट क्रांति, दूसरा है गोबर से बिजली उत्पादन, तीसरा है गोबर से प्राकृतिक पेंट और चौथा है गौठान में मिलों की स्थापना किया जाना। इसके प्रमुख घटक हैं। अब गोधन न्याय योजना के जो प्रमुख घटक हैं उन्हें एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो पहला घटक है जैविक खाद एवं कंपोस्ट क्रांति। इसमें जैविक खाद की बात करें तो गौठान स्व सहायता समूहों द्वारा वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सहायता समूहों के माध्यम से खाद का क्रय किया जा रहा है। वर्मी कंपोस्ट जो है 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, सुपर कंपोस्ट 6 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से और सुपर कंपोस्ट प्लस जो है 6.5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से जो है विक्रय किया जा रहा है। कंपोस्ट क्रांति की बात करें तो फिर इसके अंतर्गत क्रय किए गए गोबर से वर्मी कंपोस्ट उत्पादन व उपयोग की राज्य में एक नई क्रांति शुरू हुई है। इससे देश में आसन्न रासायनिक खाद्य संकट को हल करने में मदद मिलेगी। इसके तहत महिला स्व सहायता समूहों को लाभांश के रूप में राशि दी जा रही है। अब अगला है गोबर से बिजली उत्पादन।
तो इसका जो शुभारंभ हुआ 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर। प्रथम चरण जो कि 3 गौठानों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें राखी ग्राम बेमेतरा जिले से, सिकोला ग्राम दुर्ग जिले से और बन चरौदा ग्राम रायपुर जिले से इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके उद्देश्य देख लेते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वरोजगार परिकल्पना क्षमा कीजिए ग्राम स्वराज परिकल्पना को साकार करते हुए गांव को स्वावलंबी बनाना इस योजना का उद्देश्य है, जिसके अंतर्गत 1 यूनिट से 85 क्यूबिक घन मीटर गैस बनेगी। 1 यूनिट से जो है 85 क्यूबिक घन मीटर गैस बनेगी, जिससे 153 किलोवाट विद्युत का उत्पादन होगा। इस प्रकार इन तीनों गौठानों में स्थापित बायोगैस जेनसेट इकाइयों से लगभग 460 किलोवाट विद्युत का उत्पादन होगा। MOU देखते हैं। MOU जो कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC अर्थात बार्क और राज्य सरकार के बीच इसके लिए MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक प्रकार से कहा जाता है समझौता हुआ है 2 कंपनियों के बीच, 2 लोगों के बीच, इस प्रकार से उन्हें कहा जाता है MOU। अगला देख लेते हैं गोबर से प्राकृतिक पेंट। तो स्व सहायता समूह राज्य में गौठानों से 12,013 महिला स्व सहायता समूह से 82,735 महिलाएं जो हैं जुड़ी हुई हैं। महिला समूहों में स्वावलंबन के प्रति एक नया आत्मविश्वास जगह है। MOU की बात करें तो किन के बीच हुआ है, तो कुमारप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय और भारत सरकार के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड प्लस छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के मध्य इस योजना के लिए जो गोबर से प्राकृतिक पेंट के लिए जो है MOU साइन किया गया है। गौठानों में मिलों की स्थापना की बात करें तो इसकी पहल राज्य सरकार द्वारा की गई हैं और स्थापित मिल है। पहला तो है दाल मिल। प्रथम चरण में 197 गौठानों में दाल मिल स्थापना प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई हैं। दूसरा है तेल मिल। तो प्रथम चरण में 151 गौठानों में तेल मिल स्थापित जो करने की प्रक्रिया जो है शुरू की गई हैं। अब हमारे छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना को जो अवार्ड मिले हैं उन्हें देख लेते हैं। तो पहला अवार्ड है स्कॉच गोल्ड अवार्ड, तिथि मार्च 2021 में। पर्यावरण संरक्षण सतत विकास में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया गया है। गोधन न्याय योजना की उपलब्धियों की बात करें तो उपलब्धियां, पहला, इस योजना से ग्रामीण पशुपालक किसान एवं भूमिहीन परिवार जो है लाभान्वित हो रहे हैं। दूसरा है गांव में आय व रोजगार के नए अवसर जो है सृजित हुए हैं। तीसरा है राज्य में जैविक खेती को प्रोत्साहन मिला है। चौथा, गोबर बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करने वाले लगभग 45% जो है महिलाएं हैं। पांचवा दिया गया है वर्मी कंपोस्ट उत्पादन एवं अन्य गतिविधियों से महिला स्व सहायता जो समूहों की आय में वृद्धि हुई है। और छठा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है सुदृढ़ हुई है। धरसा विकास योजना देखते हैं। 6 अक्टूबर 2020 को अवसर स्वामी आत्मानंद की जयंती के अवसर पर इस योजना का शुभारंभ हुआ। उद्देश्य है गांव में खेतों तक जाने वाले कच्चे रास्तों धरसा को पक्का किया जाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ये देख लेते हैं। अगला योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं वाले अध्ययन से इसका जो है अध्ययन करें ऐसा दिया गया है। तो फिर आप भी वैसा ही करिएगा। राज्य सरकार की प्रमुख जो योजनाएं हैं उसमें इसका विस्तृत रूप से अध्ययन आपको करने मिलेगा। तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, ये भी आप जो है राज्य सरकार की योजनाओं के अध्ययन से आप उसका अध्ययन करेंगे। छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन जो कि ये भी विस्तृत रूप से जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं वो वाले चैप्टर में बताया गया है। अब कृषि संबंधित जो अभी वर्तमान
कुछ एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसको दिया गया है। तो मैं जैसे बता चुका हूँ कि जितने भी प्रश्न हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए लाऊंगा, तो इसे हम अलग वीडियो में देखेंगे। अब पहुंच जाते हैं छत्तीसगढ़ का वन एवं वन्यजीव संपदा, जो कि है चैप्टर नंबर 20। तो देखते हैं छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति। तो पहला दिया है छत्तीसगढ़ सरकार वन मंत्रालय और भारत सरकार ISFR। तो सबसे पहले देखेंगे छत्तीसगढ़ सरकार वन मंत्रालय को, जो कि आधारित हैं रिकॉर्डेड वन के अनुसार। यहाँ पर दिया गया है वन क्षेत्रफल दिया है, जो कि भारत संघ में वन क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ का चौथा स्थान है। और सबसे पहला आएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, और उसके बाद हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, और 5वें नंबर पर आएगा अरुणाचल प्रदेश। वहीं जो कि वनावरण वनाच्छादन या फॉरेस्ट कवर की बात करें तो फिर तीसरे स्थान पर जो भारत संघ में हमारा जो छत्तीसगढ़ है, पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर हमारा छत्तीसगढ़ आता है। प्रतिशत की बात करें तो देश के कुल वन का 12.26% हमारे छत्तीसगढ़ में है, और सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों ही बीजापुर ज़िले में है। न्यूनतम वन क्षेत्रफल और प्रतिशत की बात करें तो फिर दुर्ग ज़िले में है। प्रशासनिक वर्गीकरण दिया गया है छत्तीसगढ़ में वनों का जो क्षेत्रफल है 59,772 वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ पर दिया है 44.21%, जिसका स्रोत है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार। आरक्षित वन है इसमें से जो कि 25,782 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हैं 43.13%। जबकि संरक्षित वन की बात करें तो हैं 24,036 स्क्वायर किलोमीटर, और ये हैं 40.22%। वहीं अवर्गीकृत वन 9,954 स्क्वायर किलोमीटर में पाया जाता है, जो कि है 16.65 स्क्वायर किलो जो 16.65%। अब पूर्व में जो प्रश्न दिए गए हैं इस प्रकार से वन क्षेत्र या फॉरेस्ट एरिया की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का जो स्थान जो क्रम यहाँ पर पूछा गया है, और वन आवरण के अंतर्गत राज्य का भारत में कौन सा क्रम आता है इस प्रकार से भी पूछा गया है। वन आच्छादित क्षेत्र फॉरेस्ट कवर के लिए इस राज्य का क्रम कौन सा है इस प्रकार से भी पूछा गया है। अब देखते हैं भारत सरकार ISFR 2021 इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार से वन क्षेत्रफल की बात करें तो इसका आशय है किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के वनावरण एवं वृक्षावरण को एक साथ वन क्षेत्रफल कहा जाता है। वन क्षेत्रफल है छत्तीसगढ़ का 59,816 वर्ग किलोमीटर, जो कि प्रतिशत दिया गया है 44.25%, और क्रम है चौथे नंबर का। पहले नंबर में आएगा मध्य प्रदेश, दूसरे में महाराष्ट्र, तीसरे में उड़ीसा और चौथे में हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। वनावरण और वनाच्छादन फॉरेस्ट कवर को हम देखते हैं। इसका आशय दिया गया है वह भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक है और वृक्ष छत्र घनत्व जो है 10% से अधिक हैं उसे वनावरण या वनाच्छादित कहते हैं। यह आवश्यक नहीं कि इस प्रकार की भूमि वन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित हो। इसमें उद्यान, बांस और ताड़ भी शामिल हैं। वन आवरण की बात करें तो फिर 55,717 वर्ग किलोमीटर इसके अंतर्गत आते हैं, जिसका प्रतिशत है कुल वन का 41.21%। और इस आधार पे जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो तीसरे क्रम पर आता है। तीसरे क्रम पर पहले में मध्य प्रदेश, दूसरे में अरुणाचल प्रदेश और तीसरे में छत्तीसगढ़। वृक्षावरण की बात करें, ट्री कवर की,
तो इसका आशय है वह भूमि जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक है और वृक्ष छत्र घनत्व 10% से कम है उसे वृक्षावरण कहते हैं। वृक्षावरण ऐसे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में 5355 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल वन का 3.96% है। सारणी के माध्यम से वनावरण का विवरण देखते हैं। तो अत्यंत सघन वन जिसका है 7068 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में, जो कि 5.23% है कुल वन का, और सर्वाधिक है बीजापुर में और न्यूनतम है जांजगीर चांपा में। सामान्य सघन वन की बात करें तो फिर 32,279 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है और यह इसका जो है प्रतिशत है 23.87%। सर्वाधिक सरगुजा में यह विस्तृत है, जबकि सबसे कम है जांजगीर चांपा में। खुले वन की बात करें तो फिर 16,370 स्क्वायर किलोमीटर में इसका वनावरण जो है पाया जाता है, जो कि 12.11% है। और यहाँ पर सर्वाधिक हैं सरगुजा में, जांजगीर चांपा में सबसे कम है। कुल वन की बात करें तो फिर 55,717 जो है कुल वन यहाँ पर दिया गया है, जो कि 41.21%। सबसे ज़्यादा है सरगुजा में और सबसे कम है जांजगीर चांपा में। कुछ विशेष बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं, देख लेते हैं। देश के कुल वनावरण का 7.8% वन जो है छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। देश के कुल वन का 7.71% वन छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पर देखिएगा वनावरण और वन दोनों में यहाँ पर भेद कर लीजिएगा आप लोग। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% जो है वन है। राज्य के प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्षारोपण की बात करें तो फिर 0.232 हेक्टेयर जो कि बैठता है। 2019 की तुलना में 2021 में राज्य के वनावरण में 106.03 वर्ग किलोमीटर जो कि है 0.19% की वृद्धि हुई है। अब देखते हैं वनों का वर्गीकरण। छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरने के कारण यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। मुख्य रूप से प्रदेश के वनों में पर्याप्त विविधता है। छत्तीसगढ़ के वनों को 3 आधारों पर विभाजित किया जा सकता है। पहला दिया है वनों का वर्गीकरण। वनों का वर्गीकरण देख लेते हैं। पहला है यहाँ पर प्रशासनिक रूप से प्रजाति बहुलता के हिसाब से और प्राकृतिक या भौगोलिकता के हिसाब से यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रशासनिक, तो है आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन, जिसका आरक्षित में आ जाते हैं 25,782 स्क्वायर किलोमीटर। संरक्षित में अच्छा एक एक करके देखते हैं। क्षेत्रफल आरक्षित का पहले देखते हैं। आरक्षित हैं आरक्षित दिया गया है 25,782 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि है 43.13%। संरक्षित वन की बात करें तो फिर 24,036 स्क्वायर किलोमीटर जो है प्रतिशत के हिसाब से 40.22%। जबकि अवर्गीकृत वन का जो है क्षेत्रफल 9,954 स्क्वायर किलोमीटर और 16.65% जो कि इसका प्रतिशत है। वहीं प्रजाति बहुलता के हिसाब से बात करें तो फिर आ जाता है मिश्रित वन, जिसका क्षेत्रफल है 26,018 स्क्वायर किलोमीटर और ये हैं 43.52%। साल वन की बात करें तो फिर 24,244 स्क्वायर किलोमीटर में यह विस्तृत है और इसका प्रतिशत है 40.56%। सागौन वन की बात करें तो 5,633 स्क्वायर किलोमीटर में यह फैला है, जो कि है 9.42%। और कार्य अयोग्य की बात करें तो फिर 3,876 स्क्वायर किलोमीटर में यह फैला है, जो कि 6.50% इसका क्षेत्रफल है। प्राकृतिक या भौगोलिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो उष्णकटिबंधीय शुष्क वन आता है 51.65% और उष्णकटिबंधीय
आर्द्र वन जो कि 47.69% आता है। इस प्रकार से प्रश्न पूर्व में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का जो सर्वाधिक वन है किस प्रकार का वन है, तो उसमें आएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। अब देखते हैं एक एक करके प्रशासनिक आधार पर। तो राज्य के वनों का प्रशासनिक प्रबंधन एवं संरक्षण के आधार पर वनों को निम्नलिखित 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। पहला है आरक्षित वन, जिसका क्षेत्रफल है 25,782 वर्ग किलोमीटर और इसका प्रतिशत है 43.13%। सबसे ज़्यादा दंतेवाड़ा में और सबसे कम कोरबा में इस जो कि विस्तृत है। संरक्षित वन की बात करें तो फिर जिसका क्षेत्रफल 24,036 वर्ग किलोमीटर है, जो कि है 40.22%। सबसे ज़्यादा सरगुजा में विस्तृत है, जबकि सबसे कम है जांजगीर चांपा में। अवर्गीकृत वन की बात करें तो फिर 9,954 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है और ये है 16.65%। सबसे ज़्यादा दंतेवाड़ा में, सबसे कम है धमतरी में। आरक्षित वन फॉरेस्ट रिजर्व जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं उसे देखते हैं तो इसका क्षेत्रफल 25,782 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रतिशत है 33.13%। प्रशासनिक आधार पर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल जो है आरक्षित वन के अंतर्गत ही आते हैं। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से प्रवेश जो है वर्जित होता है। यह पर्यावरण, जैव विविधता व अन्य जीवों की सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु आरक्षित होते हैं। अगला दिया है सर्वाधिक आरक्षित वन जो है दंतेवाड़ा में और न्यूनतम जो है कोरबा में ये जो आरक्षित वन है पाए जाते हैं। अब संरक्षित वन देखते हैं। तो संरक्षित वन की बात करें जिसे कहा जाता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तो इसका क्षेत्रफल है 24,036 वर्ग किलोमीटर, जो कि है 40.22%। इन वनों में स्थानीय निवासियों को लघु वनोपज संग्रहण, जलाऊ लकड़ी एवं पशुचारण की सीमित मात्रा में अनुमति होती है। अगला दिया है सर्वाधिक संरक्षित वन जो है सरगुजा एवं न्यूनतम जो है जांजगीर चांपा में पाया जाता है। अब देखते हैं तीसरा अर्थात अवर्गीकृत वन नॉन क्लासिफाइड फॉरेस्ट। इसकी बात करें तो फिर है इसका क्षेत्रफल 9,954 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत है 16.65%। नगरों एवं गांवों से लगे खुले वन ये होते हैं अवर्गीकृत वन जो राजस्व विभाग के नियंत्रण में आते हैं। अगला देखते हैं प्रजाति बहुलता के आधार पर। तो राज्य में प्रजाति बहुलता के आधार पर प्रमुख रूप से 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, जो कि हैं सबसे ज़्यादा मिश्रित वन, उसके बाद साल वन, उसके बाद सागौन वन और उसके बाद शीशम वन। सबसे पहले आते हैं मिश्रित वन मिक्स्ड फॉरेस्ट। इसका क्षेत्रफल है 26,018 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत की बात करें तो फिर 43.52%। सबसे ज़्यादा मैदानी क्षेत्र में यह वन पाए जाते हैं और इसके विस्तार की बात करें तो फिर दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, जसपुर, कोरिया वनमंडल आदि और मध्य छत्तीसगढ़ में जो कि यह पाया जाता है। विशेष दिया गया है कि राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में यह विस्तृत है, अर्थात जो मिश्रित वन है वह छत्तीसगढ़ के सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा दिया गया है साल या सराई वन। तो इसका क्षेत्रफल है 24,244 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल वन का 40.56% है और इसका विस्तार बस्तर, दक्षिण सरगुजा, कांकेर, गरियाबंद, दुर्ग, राजनांदगांव आदि में है। अगला दिया गया है प्रदेश में सर्वोत्तम किस्म के साल वन जो है केशकाल घाटी कोंडा गांव में पाए जाते हैं। मैकल श्रेणी महासमुंद, धमतरी उच्चभूमि, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईगदान, गंडई, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, दुर्ग उच्चभूमि, उदयपुर और छुरी की पहाड़ी, जसपुर पाट प्रदेश में भी इसका विस्तार है। बस्तर के कोमलनार एवं मगनार क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे साल वृक्ष पाए जाते हैं जो नेपाल के तराई के समान हैं। विशेष दिया गया है साल वन के बारे में कि साल वन जो है पतझड़ वन है। यह छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। साल या सरई बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है।
सागौन वनों की बात करें तो सागवान या फिर टिक फॉरेस्ट जिसे कहते हैं, इसका क्षेत्रफल है 5,633 वर्ग किलोमीटर में, जो कि कुल वन का 9.42% है। सबसे ज़्यादा नारायणपुर में पाए जाते हैं। इसका विस्तार नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, धमतरी, कवर्धा आदि में है। इसके अलावा दिया गया है कि खुरसेल घाटी नारायणपुर, यहाँ पर सर्वोत्तम प्रकार की सागौन पाई जाती हैं। यहाँ का सागौन वृक्ष बर्मा के सागौन वृक्ष के समान है। अब प्राकृतिक आधार या भौगोलिक आधार पर हम लोग देख लेते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। देश के वनों का प्राकृतिक आधार पर वर्गीकरण सन 1968 में चैंपियन एवं सेठ नामक व्यक्तियों द्वारा किया गया। इसका वर्गीकरण इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अ रिजर्वाइड सर्वे ऑफ द फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ इंडिया में उल्लेख किया है। इस प्रकार प्रदेश में विद्यमान 10 प्रकार के प्रजातियों को प्राकृतिक आधार पर निम्नांकित 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, जो कि निम्न हैं। तो इसके अंतर्गत देखते हैं, पहला आ जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जिसका जो कि 47.69% इसका विस्तार है। जबकि इस विस्तार की बात करें तो फिर 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में यह वन पाए जाते हैं। यहाँ केवल वनोपज की प्राप्ति ही होती है। इस प्रकार के वन उत्तरी एवं दक्षिणी वन वृत्त में पाए जाते हैं। साल और सागौन वन इसके अंतर्गत आते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत। अगला है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो इसका जो कि प्रतिशत है 51.65% और इसका विस्तार 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ वनोपज एवं लकड़ी दोनों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के वन मुख्य रूप से महानदी बेसिन में पाए जाते हैं। मिश्रित वन इसके अंतर्गत आते हैं। नोट दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यतः उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, परंतु जसपुर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तथा महानदी बेसिन में मिश्रित वन पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में पतझड़ वन पाए जाते हैं। ड्राइंग के माध्यम से दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। अब जिलेवार वनों की स्थिति देख लेते हैं। जिलेवार वनों की स्थिति आधार मद 18 जिलों के अनुसार और 28 जिलों के अनुसार यहाँ पर दिया गया है। तो क्षेत्रफल की बात करें तो फिर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक दिया गया है 18 जिलों के अनुसार, जो है क्षेत्रफल सरगुजा में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पाया जाता है। और 28 जिलों के अनुसार की बात करें तो फिर बीजापुर में जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वनों का पाया जाता है। वहीं न्यूनतम की बात करें 18 जिलों के अनुसार जांजगीर चांपा में जो कि न्यूनतम वन है, जबकि 28 जिलों के अनुसार सबसे कम है दुर्ग में और उसके बाद है बेमेतरा में। प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज़्यादा है नारायणपुर में 28 जिलों के अनुसार, और 18 जिलों के अनुसार नारायणपुर में सबसे ज़्यादा वन का प्रतिशत है, जबकि बीजापुर में 28 जिलों के अनुसार जो है वन का सबसे ज़्यादा प्रतिशत है। बात करें अगर न्यूनतम की तो 18 जिलों के अनुसार न्यूनतम जांजगीर चांपा में प्रतिशत जो कि कम आ जाता है, और बीजापुर 28 जिलों जो है 28 जिलों के अनुसार जो है दुर्ग में वनों का प्रतिशत सबसे कम है। घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है 28 जिलों के अनुसार ही देखेंगे, सबसे ज़्यादा घनत्व पाया जाता है दंतेवाड़ा में और न्यूनतम वन घनत्व है जांजगीर चांपा में। अब वनोपज के प्रकार देखेंगे। वनों से विभिन्न प्रकार के संसाधन प्राप्त हैं, जिन्हें मुख्य वनोपज एवं गौण वनोपजों में वर्गीकृत किया जाता है। तो जिसमें मुख्य वनोपज के अंतर्गत साल या सरई, सागौन, साजा, बीजा, खैर और शीशम आते हैं। वहीं लघु एवं गौण वनोपज के अंतर्गत बांस, तेंदुपत्ता, इमली, आंवला, हर्रा
और बहेड़ा इत्यादि लघु एवं गौण वनोपज के अंतर्गत आते हैं। अर्थात मुख्य वनोपज के अंतर्गत ये जो हैं लकड़ियाँ काष्ठ जो आती हैं और बाकी उनके अलावा जो मिलते हैं अन्य जो पदार्थ वनों से, वो लघु एवं गौण वनोपज के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं एक एक करके मुख्य वनोपज को। मुख्य वनोपज के अंतर्गत काष्ठ उत्पाद एवं जलाव लकड़ी को जो है रखा गया है। इन्हें इमारती लकड़ी भी कहा जाता है। देश में 13 प्रजातियों को इमारती लकड़ी घोषित किया गया है, जिसमें 6 राष्ट्रीयकृत प्रजातियां छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्य वनोपज आ जाते हैं इसमें साल या सरई, उसके बाद आ जाते हैं सागौन, फिर साजा, फिर बीजा, खैर और शीशम, जो कि ये 6 मुख्य वनोपज हैं। अब देखते हैं खैर। खैर के वृक्ष से जो है कत्था प्राप्त किया जाता है। कत्था वही होता है जिससे पान में लगाया जाता है, गाढ़ा कलर का, और जिससे जो है मुंह में एक विशेष प्रकार का कलर जो है पैदा हो जाता है। सरगुजा के खैरवार जनजाति द्वारा खैर वृक्ष से परंपरागत कत्था निकालने का कार्य किया जाता है। कत्था निकालने हेतु अंबिकापुर में सरगुजा वुड प्रोडक्ट संचालित किया जा रहा है। अब लघु वनोपज की बात करें तो लघु वनोपज में बांस, तेंदुपत्ता, इमली, महुआ, चिरौंजी इत्यादि आते हैं। इन वनोपजों के क्रय मूल्य के निर्धारण हेतु अपेक्ष समिति का गठन कलेक्टर की अध्यक्षता में की जाती हैं, जबकि संग्रहण वन विभाग के नियंत्रण में प्राथमिक लघु वनोपज समितियों एवं वन समितियों द्वारा किया जाता है। अब देख लेते हैं बांसवन, बेम्बू फॉरेस्ट। क्षेत्रफल है 6556 वर्ग किलोमीटर में, जो कि आता है 6749 हेक्टेयर। प्रतिशत की बात करें तो फिर 11% विस्तार राज्य के सीमावर्ती जिलों में। विशेष दिया गया है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लाठी बांस डेंड्रा क्लेम्बस स्ट्रिक्टस या नर बांस का विस्तार है। ये CGPSC 2013 में पूछा गया है। इसे शायद 4-5 साल पहले रेलवे के किसी एग्ज़ाम में भी इसे पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा किस प्रकार का बांस पाया जाता है। मुझे अच्छे से याद है। अच्छा, सरगुजा संभाग में दिया गया है कि कटंग बांस जो है पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के वन जो है राजस्व में बांस का हिस्सा 12% है। छत्तीसगढ़ के वन राजस्व में बांस का हिस्सा जो है 12% है। लघु वनोपज राजस्व में बांस का हिस्सा जो है 20% है। आदिवासियों का हरा सोना बांस वृक्ष को कहा जाता है, जबकि पत्ता में हरा सोना जो है तेंदुपत्ता को कहा जाता है। देखिएगा कि आदिवासियों का हरा सोना बांस वृक्ष को कहा जाता है, जबकि आदिवासियों के जो पत्ता में हरा सोना कहेंगे तो उसे तेंदुपत्ता को कहेंगे। अब तेंदुलिफ देखते हैं। तेंदुपत्ता को हरा सोना भी कहा जाता है। देश के कुल तेंदुपत्ता का 17% छत्तीसगढ़ में उत्पादन होता है। तेंदुपत्ता छत्तीसगढ़ का लघु वनोपज है। तेंदुपत्ता एक राष्ट्रीयकृत वनोत्पाद है जिसे समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाता है। अगला दिया है कि तेंदुपत्ता का क्रय भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाता है, जिसका वर्तमान न्यूनतम समर्थन मूल्य 1 मानक बोरा जो है दिया गया है 4000 रुपये। 1 मानक बोरे में 50,000 तेंदुपत्ता, जो कि 50-50 का 1000 बंडल होता है। वर्ष 2021-22 में उत्पादन जो है 13.06 लाख मानक बैग उत्पादन हुआ था। अगला है रतनजोत एवं करंज। इन पौधों से जो है बायोडीजल प्राप्त किया जाता है।
अगला वनोपज है लघु वनोपज लाख। इसकी प्राप्ति जो है पलाश, बेर, कुसुम के पौधों में लाख का कीट जो पाया जाता है उससे होता है। स्थान जो है भारत में छत्तीसगढ़ दूसरे क्रम का लाख उत्पादक राज्य है, जबकि प्रथम में झारखंड आता है। कुल मिलाकर जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है लाख का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। महुआ की बात करें तो महुआ जो है छत्तीसगढ़ का बहुउद्देशीय वृक्ष है, जिसका उपयोग घरों में होता है एवं उसका वाणिज्यिक मूल्य भी है। यह विशेष रूप से अपने फूलों के लिए जनजाति संस्कृति में बहुत महत्व रखता है। अगला दिया है राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज। तो राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज में आते हैं तेंदुपत्ता, हर्रा, धावड़ा गोंद एवं कुल्लू गोंद। नोट: बांस को हाल ही में इस श्रेणी से हटा लिया गया है, अर्थात बांस पहले राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के अंतर्गत आता था, लेकिन वर्तमान में नहीं आता। अराष्ट्रीयकृत या अन्य लघु वनोपज की बात करें तो इसके अंतर्गत कंद, घास और बेला इत्यादि शामिल हैं। तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना दिया गया है। इसका पूरा नाम है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। इसका शुभारंभ 5 अगस्त 2020 को शहीद महेंद्र कर्मा की जयंती के अवसर पर किया गया है। इसका संचालन राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा किया गया है, जबकि लाभार्थी की बात करें तो लगभग 12.50 लाख पंजीकृत तेंदुपत्ता के संग्राहक परिवार इसके लाभार्थी हैं। अनुदान देख लेते हैं तो एकीकृत पंजीकृत परिवार का सदस्य 50 वर्ष से कम हो तो सामान्य मृत्यु पर जो है 2 लाख का अनुदान दिया जाता है। पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख का अनुदान दिया जाता है। आंशिक विकलांगता पर 1 लाख का अनुदान दिया जाता है और दुर्घटना में अगर मृत्यु हो जाए तो फिर 4 लाख का अनुदान दिया जाता है। और इसके अंतर्गत दिया गया है 2 लाख रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। पंजीकृत परिवार के सदस्य 51 से 59 वर्ष का अगर हो तो दिया गया है। सामान्य मृत्यु होगा तो 30,000 का अनुदान दिया जाएगा। ये केवल तेंदुपत्ता संग्राहक जो परिवार हैं उनके लिए हैं। सामान्य ये दुर्घटना में अगर मृत्यु हो गया तो 75,000 का अनुदान दिया जाएगा। पूर्ण विकलांगता पर 75,000 का अनुदान दिया जाएगा और आंशिक विकलांगता अगर हो गई तो 37,500 रुपये का योगदान जो कि तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को दिया जाता है। अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सरकारी संघ। इसका गठन 31 अक्टूबर 2000 को हुआ है। 1984 में गठित मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के विभाजन से इसका जो निर्माण हुआ है। इसका उद्देश्य है लघु वनोपजों के विपणन, संकलन, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु आदिवासियों को शोषण से बचाना और महत्वपूर्ण प्रजातियों का समर्थन मूल्य जो है निर्धारित करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। का संग्रहण कार्य की बात करें तो प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से संग्रहित किया जा रहा है। नोट दिया गया है लघु वनोपज सहकारी संघ राज्य में वनांचलों के निवासियों द्वारा संग्रहित राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत वनोत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय करता है। क्रय वनोत्पाद की बात करें तो फिर 65 वनोपजों का संग्रहण इसके अंतर्गत जो है किया जा रहा है, जिसमें देख लेते हैं एक एक करके सबको। माल, कांगनी बीज, सूखा, ये सभी जो वनोत्पाद आते हैं 65 का हम यहाँ पर देखेंगे। माल, कांगनी बीज, सूखा, काल मेघ, भुई नीम सूखा ग्रेड 2 दिया गया है। आंवला कच्चा, रीठा सूखा और अच्छा क्रम से हम लोग देखेंगे। चलिए क्रम से देख लेते हैं। पहला नंबर में आता है माल कांगनी बीज सूखा, दूसरे नंबर पे माल कांगनी फल कच्चा लाल रंग का अगर हो, और तीसरा दिया गया है बाय बंडिंग। चौथे की बात करें काल मेघ भुई नीम सूखा ग्रेड 2, उसके बाद काल मेघ भुई नीम कच्चा ग्रेड 2।
आंवला बीज रहित सूखा, आंवला फल कच्चा, इसके बाद रंगिनी लाख या छिली लाख सूखा, उसके बाद दिया गया है रंगिनी लाख बीहन। 10वां है रीठा फल सूखा, वन जीरा बीज भी दिया गया है, सतावर जड़ सूखा भी दिया गया है, चरोटा बीज ग्रेड 2 भी दिया गया है। 14 दिया गया है शहद। 15वां नागर मुथा सूखा, 16वां माहुल पत्ता। 17वां दिया गया है हर्रा साबुत सूखा ग्रेड 2 और हर्रा कचरिया। 19 है हर्रा कच्चा, हर्रा बाल और 21 दिया गया है बहेड़ा साबुत सूखा ग्रेड 2। 22वां में बहेड़ा कचरिया। 23वां है बहेड़ा कच्चा। 24वां गिलोय सूखा ग्रेड 2। 25वां दिया गया है गिलोय कच्चा। 26वां कुसमी लाख छिली लाख सूखा, कुसमी लाख बीहन, ये 27वें नंबर का। 28वां दिया गया है वन तुलसी बीज। 29वां में आ जाता है भेलवा और 30वां दिया है सिकागाई फल्ली सूखा। इमली आटी बीज रहित, इमली फूल बीज रहित, इमली बीज सहित। और 34वां आ जाते हैं महुआ फूल सूखा, महुआ फूल कच्चा, फूल ग्रेड दिया गया है। 36 दिया गया है महुआ बीज और झाड़ू फूल घास, झाड़ू छिंद घास। और 38वां नंबर देख चुके हैं हम लोग। 39वां देखते हैं। 39वां से देखेंगे तो झाड़ू कांटा घास, कांच बीज, धवई फूल सूखा, चिरौंजी गुठली, करंज बीज, बेलगुदा सूखा, उल्लू गोंद, काजू गुठली, साल बीज, कुसुम बीज, नीम बीज सूखा, जामुन बीज सूखा, बेल फल कच्चा, जामुन फल कच्चा, सवई घास, कोदो, कुटकी, काला एवं भूरा। 56वां दिया गया है रागी। 57 में दिया गया है पाताल कुम्हड़ा कंद सूखा, सफ़ेद मूसली कंद सूखा, तीखुर कंद कच्चा, अश्वगंधा जड़ सूखा, कोरिया बीज सूखा, कूटल छाल सूखा। और 63वां दिया गया है पलास फूल सूखा। 64वां अमचूर भूरा और सफ़ेद। 65वां दिया गया है रैली कोसा भादो एवं चैती, ये इसकी किस्में हैं। दर जो है नग में ग्रेड 1 और ग्रेड 2। नोट दिया गया है 2019-20 में छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज की खरीदी जो है ट्राइफेड के अनुसार की जा रही हैं। अगला पॉइंट देखते हैं छत्तीसगढ़ में वन प्रशासन एवं प्रमुख संस्थान। तो इसके अंतर्गत देख लेते हैं विभाग प्रमुख और विभाग का नाम। अब देख लेते हैं विभाग का नाम, विभाग प्रमुख, जो कि हमारे जो छत्तीसगढ़ में वन प्रशासन और प्रमुख संस्थान हैं उसे यहाँ पर पिरामिड के माध्यम से देखते हैं हम लोग। तो दिया गया है यहाँ पर विभाग का नाम, इधर विभाग प्रमुख, ये है संख्या। तो दिया गया है राज्य वन विकास निगम की संख्या है 1 और इसका विभाग प्रमुख होता है PCCF। वन वृत्त आ जाते हैं 6 जिसके प्रमुख होते हैं CCF। वन मंडल हैं 34 और जिसका प्रमुख होता है DFO। उप वन मंडल की संख्या है 82, इसका प्रमुख होता है SDFO। वन परिक्षेत्र की संख्या है 320 और इसका जो विभाग प्रमुख होता है रेंजर। सहायक वन परिक्षेत्र की संख्या 872 जिसका विभाग प्रमुख होता है डिप्टी रेंजर। और वन बिट या खंड इसकी संख्या है 3287 और इसका विभाग प्रमुख होते हैं फॉरेस्ट गार्ड। नोट दिया गया है कि वन परियोजना मंडल जिसकी संख्या है 9, औद्योगिक वन परियोजना मंडल
की संख्या है 3, जो कि कोरबा, रायगढ़ और जगदलपुर में है। जो क्षेत्रीय वन मंडल की संख्या है 34। विभाग का प्रमुख की बात करें तो फिर प्रधान मुख्य वन संरक्षक PCCF, ये पूर्व वर्ष में भी पूछा गया है, ये देखिएगा। छत्तीसगढ़ वन विभाग की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 10 दिसंबर 2020 से संचालित की जा रही हैं। वन वृत्त फॉरेस्ट सर्कल यहाँ पर दिया गया है। तो वनों की देखरेख हेतु प्रदेश को 6 वन वृत्तों में तथा उसके अंतर्गत 34 वन मंडलों फॉरेस्ट डिवीज़न में विभाजित किया गया है। अब हम क्रम से देखेंगे। यहाँ पर 6 वन वृत्त पहले देखते हैं। बिलासपुर वन वृत्त, जिसका कुल क्षेत्रफल 13,420 स्क्वायर किलोमीटर है और जिसमें आरक्षित वन आता है 4,178 स्क्वायर किलोमीटर और संरक्षित वन 5,358 वर्ग किलोमीटर। अवर्गीकृत वन इसके अंतर्गत आते हैं 3,883 वर्ग किलोमीटर, जो कि प्रतिशत में है 22.45%, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल जो यहाँ पर वन वृत्त में कुल ये प्रतिशत दिया गया है। जगदलपुर वन वृत्त की बात करें तो फिर 13,286 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है, जिसमें आरक्षित वन 4,442 वर्ग किलोमीटर और संरक्षित वन 6,405 वर्ग किलोमीटर, अवर्गीकृत वन 2,138 वर्ग किलोमीटर है और इसका प्रतिशत है 22.23%। सरगुजा वन वृत्त की बात करें तो फिर कुल क्षेत्रफल 10,667 वर्ग किलोमीटर और आरक्षित वन इसमें आता है 5,641 वर्ग किलोमीटर। संरक्षित वन 5,046 वर्ग किलोमीटर। अवर्गीकृत वन इसमें नहीं आते हैं और इसका प्रतिशत है 17.85%। रायपुर वन वृत्त की बात करें तो फिर 8,641 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है, जिसमें आरक्षित वर्ग जो वन है वो 4,721 वर्ग किलोमीटर आता है। संरक्षित वन जो कि 2,880 वर्ग किलोमीटर और अवर्गीकृत वन 1,039 वर्ग किलोमीटर आता है। इसका प्रतिशत है 14.46%। कांकेर वन वृत्त की बात करें तो फिर इसका कुल क्षेत्रफल 8,201 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें आरक्षित वन 3,317 वर्ग किलोमीटर, संरक्षित वन 2,201 वर्ग किलोमीटर और अवर्गीकृत वन 2,283 वर्ग किलोमीटर आता है, जिसका प्रतिशत है 13.72%। बात करें दुर्ग वन वृत्त की तो कुल इसका क्षेत्रफल है 5,555 वर्ग किलोमीटर, जिसमें आरक्षित वन 2,801 वर्ग किलोमीटर, संरक्षित वन जो वन है 2,144 वर्ग किलोमीटर और अवर्गीकृत वन 6,009 वर्ग किलोमीटर, जो कि आता है और इसका प्रतिशत है 9.29%। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम देखते हैं तो इसका गठन हुआ मई 2001 में। इसका मुख्यालय है रायपुर में और नोट दिया है यह संस्था 4 परियोजना मंडल के साथ अस्तित्व में आया था, किंतु वर्तमान में 9 परियोजना मंडल हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं। तो अब 9 वर्तमान में परियोजना मंडल हैं उसे देखते हैं। रायपुर जो क्षेत्रीय कार्यालय दिया है ये रायपुर और बिलासपुर। तो रायपुर के अंतर्गत बारनवापारा परियोजना मंडल स्थान रायपुर में स्थापना हुआ 30 अक्टूबर 1975 को। पानाबरस परियोजना मंडल स्थान राजनांदगांव में 17 दिसंबर 1976 को इसका स्थापना हुआ। अंतागढ़ परियोजना मंडल भानु प्रतापपुर में इसका हेडक्वार्टर है और 17 दिसंबर 1976 को इसकी स्थापना होती है। कवर्धा परियोजना मंडल की बात करें तो फिर कबीरधाम क्षेत्र में यह परियोजना है और 11 सितंबर 2003 को यह स्थापित हुई थी। औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल की बात करें तो स्थान है जगदलपुर 29 जून
16 को यह स्थापित हुई थी। बिलासपुर क्षेत्रीय कार्यालय को देखते हैं तो फिर आ जाता है 6वें नंबर पे कोटा परियोजना मंडल, इस जो कि है बिलासपुर में स्थित है। 30 अक्टूबर 1975 को इसका स्थापना होता है। सरगुजा परियोजना मंडल की बात करें तो स्थान है अंबिकापुर, 11 सितंबर 2003 को स्थापित हुआ था। औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल की बात करें तो फिर कोरबा में स्थित है, 23 अगस्त 2001 को स्थापित हुआ। और 9वें नंबर पर आता है औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल रायगढ़, जो कि 23 सितंबर 2017 को स्थापित हुआ था। छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट, अगला पॉइंट है छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट की इसकी घोषणा हुई 4 जुलाई 2001 को, जिसका उद्देश्य था राज्य की समृद्ध जैव विविधता एवं वनौषधियों के विपुल भंडार को संरक्षित एवं संवर्धित करने हेतु यह जो छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट जो योजना है वह लाई गई। विशेष की बात करें तो योजना अंतर्गत कोविड-19 महामारी के दौरान 24 विभिन्न वन मंडलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले 38.35 लाख औषधि पौधों का वितरण किया गया। राज्य में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु भारत सरकार द्वारा 34 वन मंडलों के लिए कार्य आयोजना जो है स्वीकृत की गई हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में औषधि पादप बोर्ड द्वारा 30 हेक्टेयर में 14 हर्बल गार्डन, जो कि नारायणपुर, दक्षिण कोंडागांव, रायपुर, सरगुजा, जगदलपुर, कांकेर, दुर्ग, केशकाल, महासमुंद, पश्चिमी भानुप्रतापपुर, सूरजपुर, बस्तर, बलरामपुर इत्यादि 14 जगह स्थापित जो है किया गया है। नोट दिया गया है कि वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण के आधार पर प्रदेश में 159 किस्म की औषधीय जो पौधे हैं वो पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड की बात करें तो इसका पूर्ण नाम था औषधि पादप बोर्ड। 2020 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और इसका गठन हुआ था 28 जुलाई 2004 को। इसका उद्देश्य है औषधि पादपों के संरक्षण, संवर्धन एवं विनाश विहीन दोहन, प्रसंस्करण एवं निर्माण तथा विपणन से संबंधित नीति बनाने एवं विभिन्न संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करना जो है इस योजना का उद्देश्य है। कार्य दिया गया है कि यूएनडीपी परियोजना के अंतर्गत स्थापित 7 औषधि पौधों संरक्षित क्षेत्र एमपीसीए क्षेत्रों में बस्तर, धमतरी, खैरागढ़, मरवाही, जसपुर, सरगुजा, दक्षिण कोंडागांव वन मंडल जो है इस परियोजना में शामिल हैं। एक बार और देख लेते हैं कार्य। यूएनडीपी परियोजना के अंतर्गत 7 औषधि पौधा जो संरक्षित क्षेत्र एमपीसीए क्षेत्रों में बस्तर, देखते हैं यहाँ पर ये बस्तर, धमतरी, खैरागढ़, मरवाही, जसपुर, सरगुजा, दक्षिण कोंडागांव जो वन मंडल परियोजना में शामिल हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसे देख लीजिएगा। देखते हैं छत्तीसगढ़ में जैव विविधता बोर्ड, इसका गठन हुआ 2006 में, जिसके अध्यक्ष श्री राकेश चतुर्वेदी जी जो कि पीसीसीएफ हैं वर्तमान में। छत्तीसगढ़ राज्य कैंपा की बात करें, छत्तीसगढ़ राज्य कैंपा, तो इसकी शुरुआत हुई जुलाई 2009 में। इसका पूरा नाम है कैंपा कंपिसेंट्री अफोरेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, यह है कैंपा का फुल फॉर्म, जिसका उद्देश्य है बिगड़े वनों के सुधार एवं पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अर्थात क्षतिपूर्ति वनीकरण। विशेष दिया गया है इस योजना के अंतर्गत वनों का विकास व निर्माण, पर्यावरण संरक्षण तथा जंगली जीव जंतुओं को अनिवार्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही हैं। इस योजना को वन विभाग द्वारा जो कि नाम जो है परिवर्तित किया गया है। शामिल वन मंडल हैं 7 वन मंडल शामिल है, जिसमें केशकाल, धमतरी, कोरबा, कटघोरा, धर्मजयगढ़, बलरामपुर और सरगुजा आते हैं। प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग,
तो जनवरी 2019 से 31 जुलाई 2019 तक एक राज्य स्तरीय एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में बोर्ड द्वारा भागीदारी की गई। हर्बल उत्पाद विक्रय केंद्र का संचालन पहला है रायपुर रेलवे स्टेशन में और दूसरा है स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर में जो है किया जा रहा है। यहाँ से लगभग 120 प्रकार के हर्बल उत्पादों का विक्रय जो है किया जा रहा है। ये प्रश्न पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ में हर्बल उत्पाद का विक्रय केंद्र कहाँ स्थापित नहीं किया गया है। तो आंसर देख लीजिएगा आप लोग। वानिकी क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण यहाँ स्थिर भाव 2011-12 के अनुसार हैं तो दिया गया है। सांख्यिकी भागीदारी लाख में 2015-16 की बात करें तो फिर 53,000 जी क्षमा कीजिएगा 5,39,469 और 2015-16 के अनुसार इतने लाख का भागीदारी था जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 0.61% की वृद्धि हुई। और हिस्से की बात करें तो फिर 2.99% जो कि सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान था। 2016-17 की बात करें तो भागीदारी थी 6,58,802 लाख की भागीदारी थी जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 22.12% की वृद्धि हुई। और प्रतिशत की बात करें तो फिर सकल घरेलू उत्पाद में 3.38% की हिस्सेदारी थी। 17-18 में 6,05,499 लाख की भागीदारी रही जो कि यहाँ पर निगेटिव ग्रोथ यहाँ देखने मिली, वृद्धि था 0.809% की। और हिस्से की बात करें तो ये था 3.03% सकल घरेलू उत्पाद में। 2018-19 की बात करें तो फिर 6,73,573 लाख की भागीदारी थी जो कि वृद्धि हुई पिछले वर्ष की तुलना में 11.24% की। और सकल घरेलू उत्पाद में इसका हिस्सा था 3.02%। 2019-20 की बात करें तो फिर 6,84,827 जो लाख की भागीदारी थी वानिकी क्षेत्र का, वृद्धि हुआ था पिछले वर्ष की तुलना में 1.67% जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 2.93% है। बात करें 2020-21 की तो फिर 6,91,405 लाख की भागीदारी थी वानिकी क्षेत्र का जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 0.96% की वृद्धि दिखाता है और इसका हिस्सा था 3%। 2020-21 की बात करें तो फिर 7,02,293 लाख की भागीदारी थी वानिकी क्षेत्र का और यह वृद्धि था पिछले वर्ष की तुलना में 1.57% की। हिस्से की बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद में 2021-20 में वानिकी क्षेत्र का जो हिस्सा था वह 2.74% था। उपरोक्त टेबल के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि 17-18 में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। जब से मैं बताया था ये जो 17-18 में देख सकते हैं, ये 17-18 में ऋणात्मक वृद्धि जो है दर्ज की गई थी। और सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र का योगदान घट बढ़ उच्चावच रहा है। वानिकी क्षेत्र का जो योगदान है वो कभी कम है कभी ज़्यादा है। और दिया है कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान 2,899 वर्ग किलोमीटर व अभ्यारण्य जो है 3,574 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत 6,473 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल आता है। अर्थात दोनों को मिलाकर जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 4.91% तथा राज्य के वन क्षेत्रफल का 10.82% है। अब देखेंगे वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र। यह है वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र जिसके अंतर्गत हम लोग नेशनल पार्क, अभ्यारण्य इत्यादि पढ़ेंगे, तो इसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो हालांकि थोड़ा लंबा बना है, थोड़ा स्लो लगा होगा आपको। आप इसे
जो अगला पार्ट जैसे आप देखते हैं स्लो लगने पर आप उसे फास्ट करके देखने का प्रयास करें। और आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय जोहार। मिलते हैं अगले वीडियो में।